हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो प्रश्नावली 1.1 है, उसको हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करने वाले हैं। पहले चैप्टर का नाम है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं, और अध्याय पहले का जो प्रश्नावली 1.1 है, बिल्कुल वन शॉर्ट वीडियो में हम लोग इसको खत्म करने वाले हैं। एक ही वीडियो में प्रश्नावली 1.1 बिल्कुल रौपचिक तरीके से हम लोग इसको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो चलिए बिना समय नुकसान के हुए हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। और प्रश्नावली 1.1 का यह रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं हम लोग। पहला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब जितना भी नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है, टोटल कितने प्रश्न है, 5। इन पांचों प्रश्नों को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। मतलब इन नंबरों को हमें अभाज्य संख्याओं से कटाना है। कब तक कटाना है, जब तक एक ना आ जाए। तो चलिए एक एक प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पे 140। 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहला प्रश्न 140। 140 हमने लिख दिया। अब इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों, इसको हमें अभाज्य संख्याओं से कटाना हो गया। इन्हें हमें अभाज्य संख्याओं से कटाना होगा। कब तक कटाना होगा, जब तक एक शेषफल ना आ जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, आप कहोगे 2। तो आप 2 से कटाओगे। 2 से नहीं कटता है, 3 से कटाइए, 5 से कटाइए, 7 से कटाइए, 11 से कटाइए, 13 से कटाइए, 17 से कटाइए। मतलब आपको अभाज्य संख्याओं से ही कटाना है। चलिए सबसे पहले हम लोग किससे कटाएंगे, 2। तो क्या आपको मालूम है कि 140 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक 0 है। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर आपका 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, मतलब कि सम संख्या हो। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या है, 0, 2, 4, 6, 8, तो समझ लीजिए कि वो 2 से परमानेंट कटने वाला है। तो ये 2 से कट जाएगा। 2 से कटाओगे तो 2 7 14, 0 70 बार में कट गया। अब यह 70 जो है 2 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई अंक 0 है। तो 2 से कटेगा तो 35 बार में, क्योंकि 35 दूनी के 70 होता है। अब यह जो आपका 35 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट सकता है। 5 7 35, कटा दीजिए। 5 से कटाएंगे, 5 7 35। अब यह जो 7 है, वो सिर्फ 7 से कटने वाला है। तो 7 को हम लोग 7 से कटा देंगे। देखिए शेषफल क्या आ गया, 1। जब तक नीचे 1 ना बचे, कटाते चलिए कटाते चलिए। जब 1 आ जाए ब्रेक कर दीजिए। अब इसको लिखने का सही तरीका क्या है, देखिए जैसे 140 है तो आप लिखिएगा यहाँ पे 140 बराबर 2 जो है 2 बार आया है। 2 जो है 2 बार आया है, तो इसको आप लिखिएगा 2 पे पावर 2। अगर यही 2 3 बार रहता तो हम लोग लिखते 2 पे पावर 3। 2 जो है 4 बार रहता, हम लोग लिखते 2 पे पावर 4। हालांकि 2 यहाँ पे 2 बार है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 पे पावर 2। 5 यहाँ पे अकेला है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा 5। इसी तरह यहाँ पे 7 अकेला है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे 7। बस अब ये हो गया आप लोगों का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। पहला प्रश्न हो गया मेरे प्यार बच्चों समाप्त। इसी तरह सारे के सारे प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। नोट कर लीजिए पहला प्रश्न। अब हम इसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। अब चलेंगे हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। तो इसको हम लोग यहां से मिटा देते हैं। यहीं से हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। और यहां से पूरा स्लाइड को हम लोग साफ कर देते हैं। पूरा साफ करने का मतलब पूरा स्लाइड ही साफ हो गया। अब इसको फिर से हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप बने रहिए। ठीक है, यहां से हम लोग प्रश्नावली खोल देते हैं। इंपोर्ट हो गया, आ गया। पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, ये वाला प्रश्न हमने क्या किया था, 140 वाला हमने समाप्त कर दिया। अब आ गया 156 वाला। चलिए सॉल्व करते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है 156। यहां पे लिखेंगे दूसरा प्रश्न है 156। अब 156 को भी हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो 156 एक संख्या है, और इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 6। तो मैंने कहा कि 6 आ जाए तो 6 एक सम संख्या है, मतलब 2 से कटेगा। कटाइए 2 से, तो हो जाएगा 2 7 14।
अब यहाँ पे 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, इधर 6 जब चिपकेगा तो हो जाएगा 16, तो 2 8 16, 78 बार में पूरा का पूरा कट गया। फिर यह 2 से कट जाएगा क्योंकि 8 आ गया, 8 जो है सम संख्या होता है, तो 2 से कटाओगे तो 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 बार में कट गया। अब यह 39 जो है मेरे प्यार जो 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, 13 तिहाई 39। 3 का भी नियम बता दूं आपको कि 3 से कोई भी संख्या कैसे कटेगा। जैसे देखिए 39 है, तो इनके अंकों को जोड़ दीजिए, 9 और 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 12, तो 12 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, मतलब ये 39 भी 3 से कट जाएगा। मैं एक तरीका आपको बता दिया हूं। अब ये 13 जो है वो 13 से ही कटने वाला है, तो 13 एकम 13, मैंने कहा एक आ गया, छोड़ दीजिए, हो गया आपका। लिखने का तरीका क्या है कि 156 बराबर, यहां देखिए 2 जो है वो कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 जो है 2 बार आया है तो इसको लिखिएगा 2 पे पावर 2 इंटू 3 जो है 1 बार आया है तो इसको लिखिएगा सिर्फ 3, और यहाँ पे 13 जो है 1 बार आया है तो इसको लिखिएगा आप लोग 13। अब यह हो गया आपका फाइनल आंसर, इसको ब्रैकेट में आप लोग अच्छे तरीके से पैक कर दीजिएगा और इसको आप लोग कहिएगा कि ये हो गया आपका फाइनल आंसर, कंप्लीट हो गया मेरे प्यार बच्चों। दूसरा प्रश्न भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब तीसरा है 3825, तो इसको हमको रिमूव करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहां से हमने रिमूव कर दिया और नोट्स आप लोगों को बनाते चलना है मेरे प्यारों, पूरा मैथ हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा है 3825, चलिए देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे है 3825, नोट करते हैं यहाँ पे 3825। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ 5 आ गया। 3 से कटने का नियम क्या है कि दी हुई संख्या को जोड़िए, तो जोड़िए 5 और 2 7, और 7 और 8 कितना होता है 15, और 15 और 3 कितना 18, तो 18 3 से कट जाएगा बिल्कुल, मतलब यह संख्या 3 से कट जाएगी पूरी की पूरी। कटाइए 3 से, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, और 2 की आगे यह 2 चिपक जाएगा तो 22, तो 3 साते 21, 22 में से 21 जाएगा तो 1, 1 की आगे यह 5 चिपक जाएगा तो 15, और 3 5 15, यह आपका 1275 बार में कट गया। अब इसे चेक करेंगे क्या यह फिर 3 से कट सकता है, तो इसको जोड़ लीजिए, 7 और 5 12, 12 2 14 और 14 1 15, तो 15 3 से कटता है बिल्कुल, मतलब यह संख्या 3 से कट जाएगी। कटाइए 3 से, 3 चौको 12, 3 दूनी के 6, 7 में से 6 का तो 1 बचेगा, और 1 के आगे 5 जुड़ेगा तो 15, तो 3 5 15, तो यहाँ पे 5, मतलब 425 बार में कट जाएगा। अब मेरे प्यार बच्चों इसे चेक करेंगे क्या फिर ये 3 से कट सकता है, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 5 और 2 7, और 7 और 4 11, क्या 11 3 से कटेगा, नहीं, मतलब ये संख्या 3 से कटने वाली है नहीं। 5 से, तो 5 से तो कटेगा क्योंकि इसके इकाई अंक 5 आ गया, तो 5 से तो कटेगा। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए वो 100% 5 से कटेगा, तो 5 से कटाइए, तो 5 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 5 वाटे 40, तो 42 में से 40 जाएगा तो 2, और 2 और 2 के आगे 5 जुड़ेगा तो 25, तो 5 5 25, 85 बार में कट गया पूरा। फिर यह 5 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 5 आ गया, तो 5 से कटेंगे तो 17 5 85, 17 बार में कट जाएगा। अब यह जो 17 है वो 17 से कटेगा, तो 17 17 से कट गया। अब इसका शेषफल 1 आ गया, ब्रेक कर दीजिए। अब इसको सही से लिखने का तरीका क्या है, एग्जाम में 3825 है तो 3825 बराबर, देखिए 3 जो है यहाँ पे कितना बार आया है, 2 बार, तो आप लिखिएगा 3 पे पावर 2 इंटू 5 यहाँ पे 2 बार आया है, तो आप इसको लिखिएगा 5 पे पावर 2 इंटू 17 जो है 1 बार आया है, ये 17 जो है 1 बार आया है, तो इसको आप सिर्फ लिखिएगा 17। अब मेरे प्यार बच्चों इसको ब्रैकेट में आप पैक कर दीजिए और आंसर आप लोगों का हो गया बिल्कुल कंप्लीट, यहाँ पे लिख दीजिए आंसर। तीसरा क्वेश्चन भी हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया, नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई रिमूव, चलिए रिमूव कर लेते हैं इसको। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है 5005, देखिए
5005 दे रखा है। चलिए यहां पे नोट करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, 5005। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए किससे कटेगा, 5 आ गया तो 5 से तो 100% कटने वाला है, तो 5 से कटाइए। तो 5 एकम 5, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, 5 एकम 5। क्लियर है। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा, 5 से तो कट गया, फिर ये 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई अंक 1 आ गया। 7 से ट्राई करते हैं, तो अगर हम 7 से इसको कटाएं तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 3 के आगे जब ये 0 जुड़ेगा तो मतलब 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 4 बार में। अब 30 में से 28 जाएगा तो बचेगा आपका 2, 2 के आगे जब 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 21, और 7 त्रिके 21, 3 बार में कट जाएगा, मतलब 143 बार में कट गया। अब मेरे प्यारों चाहिए किससे कटेगा, तो अब 7 से तो कट गया, 9 से तो कटेगा नहीं, 11 से देख लेते हैं। 11 से जब आप इसको कटाइएगा तो 11 एकम 11, तो 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा 3, और 3 के आगे जब यह पीछे वाला 3 चिपकेगा तो हो जाएगा 33, और 11 तिया 33, मतलब 3 बार में 13 आ गया। अब ये जो 13 है वो 13 से कटेगा, तो 13 एकम 13, एक आ गया ना, यहाँ पे ब्रेक कर देना है, जैसे एक आए क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। अब इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे कि 5005 बराबर, यहां देखिए 5 एक बार आया है तो आप लिखिएगा 5, इंटू 7 एक बार आया है तो लिखिएगा 7, इसी तरह 11 एक बार आया है और 13 जो है एक बार आया है। अब यह हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या लिखिएगा कि आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हमने डिटेल में आप लोगों को सॉल्व करके बता दिया। चलिए इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिमूव करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 5वां। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 5वां क्या है। प्रश्न संख्या 5वां है 7429। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 5वां प्रश्न है 7429। ठीक है, तो 7429 को हम लोग कटाएंगे। अब ये किससे कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब ये जो कटेगा तो इसे हम लोग कटाएंगे पहले 17 से। अब ये डायरेक्ट कटेगा 17 से, इसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, डायरेक्ट ये किससे कटेगा 17 से। 17 से कटाइएगा तो अगर आपको यहाँ पे देखिए कैसे, मैं एकदम डिटेल में बता देता हूँ। 7429 है, आप यहाँ पे कॉर्नर में 17 से भाग दे दीजिए। 17 से जब भाग दीजिएगा तो कितना जाएगा, 17 चौक 69, क्योंकि 17 पाँचे 85 हो जाएगा, तो 4 बार भाग लगाइए, 17 चौक 69, तो यह हो जाएगा 8 6 14, यह हो जाएगा पूरा का पूरा कैंसिल, यह बच जाएगा 2। अब कितना बार कटेगा, तो 17 तिया 51, 3 बार जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51। अब यहाँ बच जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1, और यह बच जाएगा आपका 9। ठीक है, अब कितना बार कटेगा, तो 17 साते 119 होता है, तो यहाँ पे 17 साते होता है 119, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो 17 से कितना बार में कटा, 437 बार में कटा, तो जब यहाँ से 17 को कटाइएगा तो कितना बार में कट गया, 437 बार में कट गया। अब मेरे प्यारे बच्चों ये किससे कटेगा, अब ये जो कटेगा ना अब 19 से कटेगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इसको कटाते हैं। अब ये 437 19 से कटेगा, तो चलिए 19 को जब कटाइएगा मेरे प्यारे बच्चों तो इधर भाग दे लीजिए, 437 है, आप इसमें भाग लगाइएगा किसका, 19 का, तो 19 को 19, 19 दूनी 38, 19 तिया 57 होता है, मतलब 2 बार भाग जाएगी, 19 दूनी के 38, तो हो जाएगा 8 5 13, 5 बार में। अब यह पूरा का पूरा कैंसिल, बच गया 7, और 19 तिया 57, ठीक है, 3 बार में 57 आ जाएगा, भाग पूरी की पूरी यहाँ पे क्या हो गया, लग गया, तो 17 से कितना बार में कट गया, 23 बार में पूरा का पूरा कट गया, तो आप यहाँ लिखिएगा 23। अब ये जो 23 है किससे कटेगा, तो 23 तो 23 से ही कटने वाला है, तो 23 से कम 23। अब इसको लिखने का तरीका क्या हो गया, अब एक आ गया ना, अब ब्रेक कर देना है। लिखने का तरीका यही है कि 7429 जो है बराबर
17 गुणे 19 और गुणे 23। लीजिए भाई, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आंसर हो गया बिल्कुल 17 गुणे 19 गुणे 23, आंसर हो गया बिल्कुल कंप्लीट। तो पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल हमने सॉल्व कर दिया। टोटल 5 प्रश्न थे, बिल्कुल डिटेल में हमने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए। अब आ गया प्रश्न संख्या दूसरा, प्रश्नावली 1.1 का ये हो गया प्रश्न संख्या दूसरा। प्रश्न संख्या दूसरा क्या, एक बार हम पढ़ देते हैं अच्छे से। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वह बराबर होता है HCF गुणे LCM के। मतलब इसमें टोटल 3 क्वेश्चन दिया गया है। कहने का मतलब है कि तीनों क्वेश्चन को सबसे पहले आप LCM निकालिए, फिर आप HCF निकालिए। जब LCM HCF निकल जा रहा है तो आप चेक कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है कि नहीं, तो जांच भी करना है, तभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पहला प्रश्न सॉल्व करके देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 26 और 91, 26 और 91। तो हम लोग क्या करेंगे, 26 का अलग फैक्टर निकालेंगे और जो 91 दिया है 91 का अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 91 का फैक्टर यहां पर निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए 26 का निकालते हैं। तो 26 को आप भाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 13 दूनी के 26। अब ये 13 जो है वो 13 से कटेगा, 13 कम 13, एक आ गया, ब्रेक कर दीजिए। इसी तरह 91 को कटाएंगे तो किससे कटेगा, 13 7 91 होता है, मतलब ये 7 से कटेगा। तो कितने बार में कटेगा, 13 बार में, क्योंकि 13 7 91 होता है। अब ये 13 जो किससे कटेगा, तो 13 तो भाई 13 से कटेगा, इसका एक आ गया, रोक दीजिए। अब हमने इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लिया। अब इसको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको बताता हूं। अब इसको लिखिएगा कि 26 है तो 26 बराबर लिखिएगा कि 2 गुणे 13, ये हो जाएगा 2 गुणे 13। नीचे लिखिएगा 91, 91 को क्या लिखिएगा कि 7 गुणे 13। लिख दिया आपने, बिल्कुल सही है। इसको आप ब्रैकेट में इस तरह पैक कर दीजिए, ये उसका फैक्टर हो गया। अब हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं। HCF, HCF मतलब जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं मस, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, मस। तो कैसे मस निकाला जाता है, कैसे HCF निकाला जाता है उसको समझिए। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो वही कहलाता है HCF। तो आप देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, दोनों में 13 13 है कॉमन। तो इसका जो HCF होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा आप लोगों का 13। HCF कितना गया, 13। LCM की बात करें तो देखिए LCM मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इसको बोलते हैं लॉस। अगर हम हिंदी में बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं, लॉस। लॉस निकालने का क्या तरीका है कि जो मिल रहा है उसको तो लीजिए, जो मिल रहा है उसको तो ले लीजिए। मतलब 13 मिल रहा है तो 13 को तो मैं ले लूंगा, और जो नहीं मिल रहा है उसको भी सम्मिलित कर लीजिए। मतलब 2 नहीं मिल रहा है तो 2 को भी लूंगा, और नीचे आपका यहाँ पे 7 नहीं मिल रहा है, 7 को भी लूंगा, तो 7 को भी हमने ले लिया। तो अब ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा कि 13 7 91 और गुणे 2, जब इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 9 दूनी के 18, ये आ गया 182। मतलब इसका जो लस है 182 आ गया, और इसका जो मस है वो आ गया 13। तो हमने LCM HCF निकाल दिया है। लेकिन इसने बोला है कि जांच भी आपको करना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है। तो समझ लीजिए कि अगर कोई भी दो नंबर दिया है, जैसे दिया है ना 26 और 91, दो नंबर दिया है, तो कोई भी अगर दो नंबर का गुणनफल हम लोग करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, वो हमेशा बराबर होता है इसके LCM के और इसी के HCF के मल्टीप्लाई के। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। यह नियम कहता है कि अगर दो संख्या है
तो दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल करते हैं तो उन्हीं दोनों संख्याओं के एलसीएम और उन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के वो बराबर होता है। चलिए चेक करके देख लेते हैं बराबर होता है कि नहीं। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पे 26, तो पहली संख्या हो गया यहाँ पे 26। दूसरी संख्या क्या है 91, तो दूसरी संख्या हो गया है 91 बराबर एलसीएम। इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना हमने निकाला है 182। अब आ गया गुणे में एचसीएफ, इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमने निकाला है 13, तो आ गया है 13। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या दोनों आपस में बराबर होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे जगह तो मेरे प्यार बच्चों नहीं बचा है कि मैं मल्टीप्लाई करके दिखूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं यही मोबाइल में कर लेता हूं ताकि जल्दी से ये क्वेश्चन जो है वो समाप्त हो पाए, क्योंकि स्पेस बचा ही नहीं कि मैं गुणा करके दिखाऊं। तो 26 गुणे 91 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2366, 2366 बराबर इधर करके देख लेते हैं कि 182 गुणे कितना है 13 है, ये भी आ रहा है 2366। लो भाई 2366 दोनों बराबर आ रहा है, दोनों मेरे प्यारो बच्चों बराबर आ गया, मतलब कि जांच, ये जांच जो है मेरे प्यारो बच्चों ये हो गया कंप्लीट। तो जांच भी मेरा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। एग्जाम में देखिए ये मोबाइल में मैं इसलिए किया हूं तुरंत क्योंकि स्पेस नहीं था, समय भी जाएगा, तो तुरंत चेक करके बता दिया। एग्जाम में खुद अपने पीछे रफ कार्य के लिए आता है, तो वहां पे अपना गुणा कर लीजिएगा कि 26 गुणे 91 जैसे करते हो नॉर्मल गुणा वैसे करके चेक कर लीजिएगा। मतलब जांच बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट है, दोनों जब बराबर आ गया क्वेश्चन हो गया मेरा कंप्लीट। नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों, इतना ही फ्रेम में है, इतना लिखना आपको एग्जाम में। चलिए मिटा देते हैं इसको, पूरा का पूरा मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं भाई, नोट कर लीजिएगा इसको। अब यहाँ पे हम लोग इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर देते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों, कि अगला प्रश्न क्या कहता है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों प्रश्नों को लगाना इतना बता देता हूं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रश्न को लेकर। दूसरा है कि 510 और 92, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा है 510 और 92, तो पहली बात कि 510 का अलग फैक्टर करेंगे और इस 92 का अलग फैक्टर करेंगे जैसे हमने किया था। तो 510 है तो आप लिखेंगे 510, तो 510 का कीजिए, तो ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या गया 0 आ गया, तो 2 से कटेगा तो 2 दूनी के 4 और 2 पाँचे 10 और 2 पाँचे 10, 255 बार में पूरा का पूरा कट गया। अब इसको कटाएंगे, क्या यह 3 से कट जाएगा, तो 5 5 10 और 2 12, 12 आ गया मतलब 3 से कट जाएगा, कटाइए। तो 3 साते 21 और 3 बाटे 24, 8 बार में भी चला जाएगा, ठीक है 8 बार में भी चला जाएगा। इसको हम लोग रिमूव कैसे करें, यहाँ पे इरेजर ले लेते हैं, मिटा देते हैं। 3 बाटे 24 8 बार में चला जाएगा, तो 3 बाटे 24, 25 में से 24 जाएगा तो 1 बचेगा और उसके आगे 5 मतलब 15, 3 पाँचे 15, 85 बार में कट गया। अब यह जो है मेरे प्यारों बच्चों 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 8 और 5 13 होता है, 13 3 से नहीं कटता है, 5 से कटाते हैं, तो हो जाएगा 17 पाँचे 85, 17 बार में कट गया। ये जो 17 है वो किससे कटेगा, 17 एकम 17, एक आ गया तो रोक दीजिए। अब हम 92 का अलग से फैक्टर करेंगे, इधर इधर हम क्या करेंगे 92 का फैक्टर करेंगे, इसे हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, तो 2 से तो कट जाएगा, तो 2 चौको 8 बचा 1 और 2 12, 2 6 के 12 46 बार में कट गया। 2 से कटाइए, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, 23 आ गया, और 23 तो 23 से ही कटने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, एक ये भी आ गया। तो इसका लिखने का सही तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि आप लिखिए सबसे पहले 510 बराबर 2 जो है एक बार है तो आप लिखिए 2 गुणे 3 और गुणे कितना दिया हुआ है 5 और गुणे यहाँ पे दिया हुआ है 17। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 92, तो 92 का फैक्टर क्या यहाँ पे निकल रहा है कि 2 गुणे 2 और गुणे यहाँ पे दिया हुआ है 23। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसे हमने इस फ्रेम में रख दिया और यहां से आप इसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, ब्रैकेट में, ताकि अच्छा लगे। अब हम क्या करेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब आपको मैंने बता दिया शुरू में कि लसअ होता है, ठीक है। और इसका में निकालना है एचसीएफ, यहाँ निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता है मस, मैं लिख दूं यह होता है आपका मस और यह होता है आपका लस। तो मैंने
एचसीएफ निकालने का तरीका आपको बताया कि एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन, कि दोनों में कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। तो अगर हम बात करें तो 1 2 इसमें है और 1 2 इसमें है, 3 नहीं मिल रहा है, ना 5 मिल रहा है, ना 17 ना 23, सिर्फ एक ही 2 मिल रहा है। तो मतलब कि एचसीएफ कितना आ गया, 2 आ गया। एलसीएम निकालने का तरीका हमने ये बताया कि जो दोनों में मिल रहा है उसको तो तुरंत लिखिए। तो यह 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 का तो हमने तुरंत यहां पे लिख लिया। और जिसका जोड़ा नहीं मिल रहा है उसको भी लपेटिए, उसी में रखिए। तो 1 2 इसमें और बच गया है, तो 1 2 का नहीं मिल रहा है तो इसको भी लिखेंगे। इसके बाद 3, तो 3 को लेंगे। इसके बाद मेरे प्यारो बच्चों 5, तो 5 को लेंगे। इसके बाद 17 और इसके बाद आपका 23। क्लियर है? इतना का जोड़ा नहीं मिला था, मैंने सबको ले लिया। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12 और 12 पाँचे 60, ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 17 गुणे 23। ठीक है, अब यहां पे आपस में इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। देखिए जैसे 7 छक 42, 2 हुआ और 6 कम 6 और 6 4 10, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हो गया आपका 0। मतलब कि 17 6 के कितना होता है 102 और इसके आगे 0 हमने लगा दिया और गुणे ये बच गया आपका 23। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल हम लोग के पास में है, मल्टीप्लाई करके हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो ये हो गया 1020 गुणे कितना हुआ 23। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम 23,460, 23,460 आ गया। क्या आ गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका जांच करना है, अब इसका जांच हम कहां करें, स्पेस तो बचा नहीं, ये ऊपर यहां जगह है, कर लेते हैं यहीं पे। ये हो गया जांच, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को जांच में। तो जांच में क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ, यही होता है। पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है 510 गुणे दूसरी संख्या कितना है 92 बराबर एलसीएम कितना आया है 23,460, 23,460 आ गया गुणे एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ इसका 2 आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि क्या बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार पूरा का पूरा चेक कर लीजिए, ये नहीं कि चलिए हो जाएगा, नहीं ऐसा होता नहीं है। 510 गुणे 92 आ गया 46,920, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,920 आ गया बराबर। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 0 6 दूनी के यहाँ पे हो गया 12 और 4 दूनी के 8 1 9 और 3 दूनी के 6 और 2 दूनी के 4, लो भाई ये भी आ गया, ये भी आ गया 46,920 और ये भी आ गया 46,920। मतलब जांच भी हो गया बिल्कुल कंप्लीट, जांच भी मेरे प्यारों से बिल्कुल कंप्लीट, मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। समझ आ गया आप लोगों को। तो देखिए इतना डिटेल में मैं खुद अपने मोबाइल से कैलकुलेशन करके दिखा दे रहा हूं कि क्या सच में हो रहा है कि नहीं। ये मैं नहीं छोड़ रहा हूं कि चलो हो जाएगा, नहीं, खुद लाइव देख लीजिए कि हो रहा है कि नहीं। चलिए इसको भी मिटाते हैं, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए इसको भी रिमूव करते हैं और अगले प्रश्न की तरफ मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए पूरा बोर्ड ही मैं साफ कर देता हूं ताकि अगले प्रश्न को हम लोग अच्छे तरीके से क्लियर कर पाए। क्लियर है? चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे कि 336 और 54। चलिए यहां से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, पूरा का पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 336, तो 336 का हम लोग यहाँ पे करेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 2 से कटाइए, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 6 के 12 और 1 बचेगा और 6 16, तो हो जाएगा 2 8 16, 168 बार में कट जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 2 8 16 और ये हो जाएगा 2 चौको 8। इसके बाद फिर 2 से कटाइएगा तो 2 चौको 8 और 2 दूनी के 4, 42 बार में कट गया। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 से जब कटाइएगा तो 2 दूनी के 4 और 2 एकम 2, 21 बार में। इसके बाद ये 21 3 से कटेगा तो 3 7 21। अब ये जो 7 है वो किससे कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है 54, तो 54 को अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे, तो 54 का लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 से जब आप कटाइएगा तो 27 दूनी के 54
इसके बाद 3 से घटाएंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से घटाएंगे तो 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे कि 336 बराबर, 336 बराबर क्या है कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 4 बार है तो आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार में आ गया। इसके बाद 3 गुणे 7, तो 3 गुणे 7। इसके बाद नीचे दिया हुआ है आपका 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे 3 जो है 3 बार है, मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3। क्लियर है। चलिए, तो हमें क्या निकालना है, इसका लस और मस। तो लस हम निकालेंगे, लस मतलब हो जाएगा आपका एलसीएम, और एक होता है आपका मस, मस मतलब यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों एचसीएफ। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है क्या, कॉमन। तो देखिए 2 यहाँ पे भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है, 3 एक यहाँ पे भी है, 3 एक यहाँ पे भी है। अब तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, मतलब एक 2 कॉमन दिख रहा है और एक यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है, तो 2 3 6, तो 6 आ गया यहाँ पे इसका क्या, एचसीएफ। और एलसीएम क्या कहता है कि जो कॉमन है उसको ले लीजिए, मतलब 2 मिल रहा था 2 हमने ले लिया, इधर आपका 3 मिल रहा था हमने 3 ले लिया, इसके बाद जितना बचा है उसको भी ले लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3, 3 बार तो 2 बचा है, तो 1 2 3, 3 बार हमने 2 ले लिया। ठीक है, और 2 बार जो है यहाँ पे 3 बचा हुआ है, तो इसको भी हम ले लेंगे, 3 गुणे 3, और इधर आपका बच गया है 7 एक बार, तो 7 को भी हम लोग ले लेंगे, गुणा कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका कि 2 तिहाई 6, और 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, और 24 दूनी के कितना हो जाएगा 48। ये हो जाएगा आपका 48 गुणे, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 9 साते ये हो जाएगा आप लोगों का 63। तो 48 गुणे कितना आ गया मेरे प्यारों, 63 आ गया। चलिए इसको कर लेते हैं, 48 गुणे 63, 3024, 3024 इसका मेरे प्यारों चो आ गया आपका एलसीएम, 3024 जो है वो एलसीएम आ गया। अब मेरे प्यारों चो जांच करना है, चलिए जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं जांच। तो जांच में मेरे प्यारों चो क्या है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या यहाँ पे दिया 336, ये हो गया 336, गुणे दूसरी संख्या कितना है 54, ये हो गया 54, बराबर एलसीएम कितना है 3024, 3024, और गुणे एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आ गया आपका 6, तो ये हो गया आपका 6। अब गुणा करके देख लीजिए कि क्या दोनों वैल्यू बराबर हो रही है, अगर दोनों वैल्यू बराबर होगा तो क्वेश्चन आपका सही है। तो 336 और गुणे में दिया है आपका 54, 18,144, 18,144 बराबर, इधर गुणा करके देखते हैं क्या बराबर है, 3024 गुणे क्या दिया हुआ है 6, 18,144, बिल्कुल करेक्ट है, 18,144 बिल्कुल करेक्ट है मेरे प्यारों। अभी गुणा करने लगूंगा ना, बोर्ड भी खाली नहीं है, गुणा कर लगूंगा 10 मिनट और चला जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेशन से डाल करके आंसर आपको दिखा दे रहा हूं क्या ये बराबर है। 18,144 इधर भी है, 18,144 इधर भी है, मतलब जांच हमारा संपूर्ण हो गया। अब ये अभी क्वेश्चन क्या हो गया, संपूर्ण रूप से मेरे प्यारों जो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या यहाँ पे तीसरा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है उसको ध्यान समझिए। बोला है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब बोला है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे ज्ञात किया जाता है। पहला प्रश्न क्या है कि 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तीनों का हम फैक्टर में तोड़ेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे, तो 12 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2 6 के 12, और ये हो जाएगा 2 3 6, और ये कटेगा 3 एकम 3। क्लियर है। अब दिया है 15, अब 15 को तोड़ेंगे, तो जब 15 को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 3 5 15, और ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5, एक आ गया, रोक दीजिए। 21 है, अब 21 को तोड़िए, 21 को जब आप तोड़िएगा तो 3 7 21, और 7 एकम 7। क्लियर है। इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे 12 दिया तो आप लिखिए 12, तो 12 को लिखिए, देखिए 2 2 बार है तो आप लिखिए 2 पे पावर 2, और गुणे 3 एक बार है तो आप लिखिए इसको 3। इसी तरह 15, तो 15 में क्या है 3 गुणे 5,
3 गुणे 5। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका पावर 1 यहाँ पे रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सिर्फ 3 है तो 3 को हम 3 पे पावर 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 21 है तो 21 बराबर 3 एक बार है तो 3 पे पावर 1, 7 एक बार है तो 7 पे पावर 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हमें इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं यहाँ पे इसका पहले एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? मस। अब देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये सारी की सारी चीजें घात में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सी चीजें कॉमन है। मतलब यहाँ 3 चीज है ना, तीनों में देखेंगे तीनों में कौन कॉमन है। तो 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं, 2 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। तो मतलब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। मतलब 3 जो है वो कॉमन है, 3 जो है वो तीनों में कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे उठा लेंगे, लेकिन 3 की सबसे छोटी घात उठाएंगे। 3 की सबसे छोटी घात हम लोग क्या करेंगे, उठाएंगे। तो 3 की सबसे छोटी घात क्या है? देखिए 3 पे पावर 1 इसमें भी है, 3 पे पावर 1 इसमें भी है, 3 पे पावर 1 इसमें भी है। सबसे छोटी घात 3 पे पावर 1 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पे पावर 1, मतलब ये आ गया आप लोगों का 3। ये हो गया आपका एलसीएम। अगर एलसीएम की हम बात करें कि एलसीएम इसका कैसे निकलेगा, एलसीएम मतलब हो गया इसका लसा। तो लसा की अगर हम बात करें तो लसा में क्या होता है कि जितना भी अभाज्य संख्या दिया हुआ है उस सारे के सारे अभाज्य संख्या को लिखिए। तो 2 3 5 7 यही दिख रहा है ना, 2 3 5 7 लिखिए। 2 3 5 7 और इनकी सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 पे पावर 2, तो आप लिखेंगे 2 पे पावर 2। 3 की सबसे बड़ी घात तो 3 पे पावर 1 ही था। इसके बाद 5 की सबसे बड़ी घात 5 पे पावर 1, 7 का सबसे बड़ी घात 7 पे पावर 1। अब ये हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2 का मतलब 2 दूनी के 4, और 3 पे पावर 1 का मतलब 3, और 5 पे पावर 1 का मतलब 5, 7 पे पावर 1 का मतलब 7। ये हो जाएगा आपका 4 3 12 5 60, और 60 गुणे 7 और 7 छक 42 आ गया भाई 420। लो 420 इसका एलसीएम आ गया और 3 इसका एचसीएफ आ गया। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए रिमूव कर दूं, मिटा दूं, नोट कर लीजिए इसको। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए मेरे प्यार बच्चों, बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है 17 23 29। चलिए निकालते हैं। यहां पे सबसे पहले 17 को तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17, ठीक है। इसको तोड़ेंगे 23 को, तो ये हो जाएगा आपका 23 एकम 23। इसको तोड़ेंगे 29 को, तो यह हो जाएगा आपका 29 से कम 29। क्लियर है? मतलब इसको लिखेंगे 17 को हम कि 17 गुणे 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहां बच गया आपका 23, 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1। इसी तरह 29, 29 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 29 गुणे 1। अब इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो चलिए सबसे पहले एचसीएफ निकाल देते हैं। एचसीएफ कहता है तीनों में कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या है? 1। लो भाई एचसीएफ इसका 1 आ गया। एलसीएम की अगर हम बात करें तो कहता है जो कॉमन है उसको तो ले लीजिए, जो नहीं कॉमन है उसको भी लीजिए। तो 17 23 29 को भी ले लीजिए, मतलब 17 23 और 29 को भी यहाँ पे क्या कर लेना, ले लेना है। अब गुणा कर लीजिए आपस में, 17 23 29 गुणे 1, तो हो जाएगा आपका 17 गुणे 23 गुणे 29, मतलब ये आ गया 11,339, मतलब 11,339। ये इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नोट कर लीजिए मेरे प्यार बच्चों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न है यहाँ पे कि 8 9 और 25, 8 9 25। तो पहले 8 को तोड़िए, 8 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 चौको 8, इसको घटाएंगे तो 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2। क्लियर है? इसी तरह फिर आगे क्या है? 9, 9 को जब आप घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3। इसी तरह दिया हुआ है 25, जब 25 को कटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 5 25,
ठीक है, 5 5 25 और यह 5 जो है वो 5 से कटेगा। क्लियर है, कटा दिया हमने। अब इसको लिखेंगे कैसे? 8 है तो 8 को लिखिएगा कि 2 पे पावर 3, तो ये आ गया 2 पे पावर 3 और गुणे में 1 हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 हमेशा ऑलरेडी छिपा रहता है। 9 को हम क्या लिखेंगे? 3 पे पावर 2 और गुणे में 1। इसी तरह 5 को हम लिखेंगे, जो 25 है तो 25 को लिखेंगे, 5 2 बार है तो इसको लिखेंगे 5 पे पावर 2 और गुणे में 1 हम लिख सकते हैं। एचसीएफ की अगर हम बात करें कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो तो 1 1 1, तो एचसीएफ इसका क्या आ गया? 1 आ गया। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या कहता है? जो कॉमन है उसको ले लीजिए और जो नहीं कॉमन है उसको भी आपको लेना है। तो जितना भी अभाज्य संख्या है सबको ले लीजिए, 2 3 5, तो आप लिखिए 2 3 5 और सबकी बड़ी घात लेना है, तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3, 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 पे पावर 2, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 पे पावर 2। तो ये हो जाएगा आपका कि 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 गुणा 1 में करोगे तो 8, ये हो जाएगा आपका 3 तिहाई 9 और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है, जब इसको करेंगे तो 8 5 40, 25 बाटे कितना होता है? 200 और गुने में ये हो जाएगा 9, तो 9 दूनी के 18, 1800 यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चों ये हो आ जाएगा इसका आंसर। 1800 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, कर लीजिए, क्या दिक्कत है? गुना अगर आपको डाउट लग रहा है तो कर लीजिए। 8 गुड़े 9 गुड़े 25, देखिए आ गया, सेम आएगा। मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ ना ताकि आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होता जाए, कोई डाउट ना रहे कि अरे यार गुना करना है, गुना करने पर होगा या नहीं होगा। मैं इसीलिए ऑलरेडी गुना करके दिखा रहा हूँ। इस तरह हाथ से करने लगूंगा ना तो हो गया, फिर 10 1 घंटा और एक्स्ट्रा क्लास चला जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। आ गया ना आपका 1800, ये हो गया आपका एलसीएम। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा मेरे प्यार बच्चों, इसको मैं साइड में कर देता हूं, यहां पे लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि एचसीएफ 306 और 657 को 9 दिया हुआ है। मतलब ये आपका पहली संख्या हो गया और ये आपका दूसरी संख्या हो गया। इन दोनों संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया हुआ है 9 और बोल रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए 306 और 657 का। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तो दिया है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, मैंने आपको बताया था, इसको लिखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम ये होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर जो होता है वह एलसीएम गुणे एचसीएफ के होता है। तो पहली संख्या हमारा क्या है? 306 और दूसरी संख्या हमारा क्या है? 657। ठीक है, बराबर एलसीएम हमको याद करना है और एचसीएफ, देखिए एचसीएफ ऑलरेडी 9 दे रखा है। ठीक है, तो मेरे प्यारों चाहिए अगर आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है कि इधर हमें एलसीएम निकालना है तो ये गुना जो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 306 गुणे 657 और बटे में यह 9 जो है भाग में चला जाएगा, इधर हो गया आपका बराबर। ठीक है, अब कटा लीजिए। अब आपको क्या करना है? भाग दे दीजिए। तो 9 से कटा लीजिए किसी को भी, तो ये हो जाएगा आपका 9 3 57। ठीक है, तो 9 3 27 कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हटा लेते हैं, देखते हैं करता है कि नहीं। 9 से कटाते हैं तो 9 के 9, 9 दूनी के 18 और 9 तिया कितना होता है? 27। तो 9 तिया 27, इसका भाग जाएगा 3 बार में और 30 में से 27 जाएगा तो बचेगा 3 और 3 के आगे जो 6 जुड़ेगा हो जाएगा 36 और 9 चौको 36, 4 बार में। मतलब कि 9 से जब मैं 306 को कटा रहा हूं तो 34 बार में पूरा का पूरा कट जा रहा है। मतलब ये आ गया आपका 34 और गुने में ये हो गया आपका 657, बराबर हो गया यहाँ पे एलसीएम। अब गुना कर लीजिए, जो आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। क्या है? 34 गुणे 657। ठीक है, 657, 22,338, 22,338 आ गया इसका मेरे प्यार बच्चों एलसीएम। लो भाई आंसर आ गया, नोट कर लीजिए, यही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
यह रहा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 में पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, किसी भी संख्या का अंक अगर 0 पे समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 5 से मिलकर ही देखिए, जब 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आता है 10 और इसका इकाई अंक क्या हो गया 0। 2 और 5 ही एक ऐसी संख्या है कि जब उसको गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 आएगा। वो सबसे छोटी संख्या है, वह सबसे छोटी संख्या 10 है, जो कि 2 और 5 की फैक्टर से मिलकर बनता है। तो अगर कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए अगर 0 पे समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इसका हल, यहां पे लिखेंगे हल कि किसी भी अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, ऐसे लिखिए किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अनिवार्य रूप से होना चाहिए, अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अगर कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखेंगे दिया 6 पे पावर n, यही दिया ना 6 पे पावर n, 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त होगा कि नहीं यही बताना है ना। तो जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे मतलब फैक्टर करेंगे तो ये टूटेगा 2 गुणे 3 के रूप में, टूटेगा कि नहीं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 पे पावर n गुणे 3 पे पावर n। तो 2 तो है लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, हमें 2 और 5 एक बार तो कम से कम होना चाहिए, एक बार 2 और 5 तो कम से कम होना चाहिए। तो 2 तो दिख रहा है लेकिन 5 नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके जस्ट नीचे लिखेगा इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, क्या लिखेगा 5 नहीं है, इसलिए फिर लिखेगा इसलिए कि किसी प्राकृत संख्या, लिखेगा किसी प्राकृत संख्या, इसलिए किसी प्राकृत संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता। क्लियर है, यह इसका हो जाएगा आंसर। मतलब 6 पे पावर n अंक 0 पे अगर समाप्त होना होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। तो 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यार बच्चों कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। मतलब भाज्य संख्या क्यों है, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या का मतलब कि कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, वो होती है क्या भाज्य संख्या। ठीक है, मतलब फैक्टर के रूप में दिया है ना, इसलिए मैं फैक्टर के रूप में इसका परिभाषा बता रहा हूं कि जब इसका फैक्टराइज करेंगे
तो कम से कम इसके 2 गुणनखंड बनना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उसके गुणनखंड आपके बनने चाहिए। जैसे में देखिए यहाँ पे दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ठीक है। और इधर आपका दिया हुआ है 7 गुणे 6 प्लस 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस इधर दिया हुआ है 5। अब ध्यान से देखिए 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो 13 हम कॉमन ले सकते हैं बिल्कुल, तो बच जाएगा 7 गुणे 11, ठीक है। और गुणे यहाँ पे 1 और प्लस में इधर बच गया 1, ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 11 साते 77 और प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 77 1 और हो जाएगा आपका 78। 2 अभाज्य गुणनखंड इसका बन गया। और इसको चेक कर लेते हैं, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो 5 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस इधर भी 1 बचेगा क्योंकि 5 बाहर निकल गया इसका। तो ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा आपका कितना 7 छक 42 और गुणे 4 3 12 दूनी के 24 और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 1। गुणा करके देख लीजिए, गुणा कर कर इसको देख लीजिए कि ये तो 5 ही रहने वाला है और गुणे में इसका गुणा कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 42 गुणे कितना दिया है जी 24, 1008 और 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 1009। तो देखिए कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड आ गया कि नहीं, इसमें भी कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड आ गया और इसमें भी आ गया। इसको आप तोड़ भी सकते हो, जैसे ये आपका 13 है, इसको 2 के रूप में तोड़िए तो ये हो जाएगा कितना, 2 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 तिहाई 6 और 2 9 18, मतलब 78 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे 2 गुणे 39, मतलब 78 को हम 2 गुणे 39 के रूप में तोड़ सकते हैं, मतलब इसका 3 अभाज्य गुणनखंड आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। और इसका भी आपका आ गया यहाँ पे 2, तो समझ में आ गया कम से कम 2 अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, तो 2 तो दिख रहा ऑलरेडी, मतलब ये भाज्य संख्या है, तो लिखेंगे इसलिए इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है, लिखेंगे इसके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है, इसके 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं, गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। लो इतना डिटेल में बता दिया आप लोगों को पूरा का पूरा। आगे बढ़ते हैं और यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान समझिए क्या है। 7वां प्रश्न है, क्या बोला है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, इस प्रश्न का मैं आपको बताता हूं। कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कि एक वृत्ताकार पथ है, यह खेल का मैदान है, यह आपका वृत्ताकार पथ निकल गया। थोड़ा सा अच्छा से बना देता हूं इसको, ठीक है। वृत्ताकार पथ को थोड़ा सा मैं अच्छा से बना देता हूं। लो यह वृत्ताकार पथ है, खेल का मैदान है। कह रहा है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, मतलब अगर यहां से सोनिया जाती है, दौड़ना स्टार्ट करती है, यह हो गया आपका सोनिया। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, रेड ले लेता हूं, रेड, यह हो गया सोनिया। तो सोनिया जब यहां से स्टार्ट करती है और एक चक्कर लगाती है, उसको लगता है 18 मिनट। सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। और यहीं से रवि भी स्टार्ट करता है। अगर रवि जो है, रवि स्टार्ट करता है तो एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग जाते हैं। 12 मिनट मतलब रवि तेज दौड़ रहा है भाई, रवि तेज दौड़ रहा है तभी तो 12 मिनट में एक चक्कर पूरा कर ले रहा है। सोनिया थोड़ा लड़की है भाई, स्लो दौड़ रही है, तो उसको 18 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है
कि अगर वो एक ही स्थान से दोनों लोग दौड़ना स्टार्ट करें तो कितना समय बाद वो एक स्थान पर पुनः मिल जाएंगे फिर दोबारा। तो देखिए इसका लॉजिक, अब आप ही बताइए कि ये रही सोनिया, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में लग रहे हैं 18 मिनट, मतलब 18 मिनट में एक चक्कर सोनिया जो है वो लगा दे रही है। क्लियर है? जब सोनिया दूसरा चक्कर लगाएगी तो उसको कितना लगेगा, 18 दूनी के 36 मिनट। दूसरा चक्कर सोनिया को लगाने में कितना लगेगा, 36 मिनट में दूसरा चक्कर सोनिया जो है लगा लेगी। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद अगर हम रवि की बात करें तो रवि पहला चक्कर जो है वह 12 मिनट के हिसाब से लगा रहा है, मतलब एक चक्कर 12 मिनट में रवि जो है कंप्लीट कर रहा है। दूसरा चक्कर अगर हम बात करें तो रवि को लग जाएंगे 12 दूनी के 24 मिनट, दूसरा चक्कर। और रवि की अगर हम बात करें, रवि अगर तीसरा चक्कर मारेगा तो उसको कितना लगेगा, तो 12 × 36 मिनट लगेगा कि नहीं। तो 36 मिनट यहां पे भी आ गया, 36 मिनट यहां पे भी आ गया, मतलब रवि तीसरा चक्कर रहेगा और सोनिया दूसरा चक्कर रहेगी, एक दूसरे पे आके मिल जाएंगे, मतलब 36 मिनट बाद वो एक दूसरे पे आके मिल जाएंगी। लेकिन इसका लगाने का तरीका क्या है वो चीज सीखते हैं कि इसका तरीका क्या है, इसको लगाएंगे कैसे। तो ये तो समझा दिया हूं मैं आपको, लेकिन इसका लगाने का एग्जाम में तरीका क्या है, अगर एग्जाम में यह प्रश्न आ जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो समझाने को तो मैं बता दिया कि 36 मिनट बाद एक दूसरे को मिलेंगी, आपके सामने था, रवि 3 चक्कर लगाया था 36 मिनट में। ठीक है, और आपने देखा कि ये जो सोनिया थी 18 दूनी के 36, दो अभी चक्कर लगा रही है और एक दूसरे पे मिल रही है, मतलब 36 मिनट पे। लेकिन इसको कैसे लगाएंगे, तो ये जो आपका 12 मिनट है और इधर जो आपका 18 मिनट किसको लग रहा है, तो 18 मिनट तो लग रहे हैं यहाँ पे किसको, सोनिया को, और रवि को लग रहे हैं यहाँ पे 12 मिनट। अब इस 12 और 18 को हम क्या ले लेंगे, तो 12 और 18 को हम ले लेंगे मेरे प्यारो चो एलसीएम। क्या ले लेंगे, 12 और 18 को हम लोग ले लेंगे मेरे प्यारो चो एलसीएम ले लेते हैं। चलिए, तो 12 को जब तोड़ोगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो ये हो जाएगा 2 × 6 = 12, और ये हो जाएगा आपका 2 × 3 = 6, और ये हो जाएगा आपका 3 × 3। इसी तरह यहाँ पे दिया है 18, 18 को जब तोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18, और 9 को घटाओगे तो 3 × 3 = 9, और यह कटेगा 3 × 3। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इसको नोट कैसे करोगे, तो 12 को आप लिखोगे मेरे प्यारों से 2 पे पावर 2 × 3, और उधर जो आपका 18 दिया है इसको लिखोगे 2 पे पावर 1 × 3 पे पावर 2। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम क्या कहता है कि जितना भी अभाज्य संख्या है सबको लिखो, मतलब 2 और 3 है तो 2 को भी लूंगा और 3 को भी लूंगा, लेकिन दोनों की सबसे बड़ी घात लूंगा। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 2, और 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 पे पावर 2। तो 2 पे पावर 2 का मतलब हो गया 4, और 3 पे पावर 2 का मतलब हो गया 9। तो 9 चौको 36, 36 मिनट बाद वह एक दूसरे को मतलब मिलेंगे। 36 मिनट बाद वो पुनः एक दूसरे को एक जगह पे मिलेंगे 36 मिनट बाद, और वही चीज मैं प्रैक्टिकल आप लोगों को करके दिखा दिया था। तो ये हो गया इसका आंसर। अब मेरे प्यारों जो 7 ही प्रश्न दिए थे और सातों के सातों प्रश्न हो गए बिल्कुल यहाँ पे मेरे प्यारों क्लियर। प्रश्नावली 1.1 देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको बता दिया, आपके दिमाग में फिट हो गया होगा मेरे प्यारों। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।